हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग इस सेशन में जो संविधान का अगला भाग है, भाग 3, इसको पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है कि ये जो भाग 3 है ये हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और थोड़े से बैकग्राउंड में अगर जाएं तो सबसे पहले जो मौलिक अधिकारों की बात की गई थी वो 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा नामक जगह पर हुआ था। इसलिए इस जगह के नाम से जो हम लोग इस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। और हमारे इंडिया में सबसे पहले जो मौलिक अधिकारों की मांग उठाई गई थी वो 1895 में लगभग सबसे पहले यह मांग उठाया गया था कि हमारे देश के नागरिकों का कुछ मौलिक अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ जो है अपने मर्जी से जब जिसे चाहता उठा करके वो जेल में डाल देते थे और उस पर किसी तरह का वाद विवाद नहीं हो पाता था, यानी कि कोर्ट जाने का अधिकार नहीं था। तो इसके लिए सबसे पहले 1895 में हम लोग को देखने मिलता है कि भारतीयों जो है अपना मौलिक अधिकारों की बात करता है। चलिए हम लोग आते हैं अपने इस भाग 3 पे, जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। इस भाग में हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो 12 से लेकर के 35 तक है, जिसको कि भाग 3 में रखा गया है। और इसमें एक विस्तृत चर्चा है मौलिक अधिकारों का, क्योंकि हमारा जो मौलिक अधिकार है यह जो प्रावधान है हमारे जो यूएसए का संविधान है उससे प्रेरित है। लेकिन यूएसए के संविधान में जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उससे भी ज़्यादा विस्तृत रूप में हमारे संविधान में इस चीज़ को रखा गया है। अगर हम बात करें हमारे मूल संविधान की तो उसमें जो है 7 तरह के फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। 7 तरह के फंडामेंटल राइट्स थे। और अगर प्रेजेंट में देखें तो प्रेजेंट में जो है हमारे संविधान में अभी 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था उस संविधान संशोधन में प्रॉपर्टी टू राइट जब था उसको हटा करके उसको एक कानूनी अधिकार दे करके फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट का जो नेचर है वो क्या है, किस तरह का उसका नेचर है या फीचर्स हैं। तो यह जो फंडामेंटल राइट है जो अभी हमारे संविधान में मेंशन है 6, उन 6 का अगर वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो इसके लिए हम लोग सीधा जो पीड़ित व्यक्ति है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो यानी कि इसे हम न्यायालय में जा कर के लागू करवा सकते हैं, यानी कि इसे कानून का विशेष संरक्षण प्राप्त है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको संरक्षित करता है और वो अगर किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसको वो डायरेक्ट डील करेगा, यानी कि हम डायरेक्ट सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से अपने मौलिक अधिकार का जो उल्लंघन होता है उसके खिलाफ हम लड़ाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसका अगला नेचर की बात करें तो इसका जो अगला नेचर है राज्य के नकारात्मक अपेक्षाएं, यानी कि नकारात्मक अपेक्षाएं कहने का तात्पर्य है कि यह जो है फंडामेंटल राइट का जो प्रोविज़न है हमारे देश में एक निरंकुश शासक को रोकता है, यानी कि एक ऐसा शासन जिस पर कि किसी तरह का अंकुश नहीं होगा इस चीज़ से रोकता है, यानी कि एक सीमित सरकार देता है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स। आगे अगर हम बात करें तो फंडामेंटल जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है। कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि एब्सोल्यूट भी है और कुछ क्वालिफाइड हैं। जो एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स हैं उस पर जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जा सकते हैं, यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जा सकते हैं। और जो भी क्वालिफाइड हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो चूँकि सारे फंडामेंटल राइट हमारे आर्टिकल 17 यह व्यवस्था करता है कि अस्पृश्यता का जो है विरोध अधिकार देता है, यानी कि आप जो है अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं और यह जो है किसी भी हालत में इसको सस्पेंड या रिस्ट्रिक्शन इस पर नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट अगर हम देखें जो हमारा एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है वो शिक्षा का अधिकार, यानी कि जिस तरह से हमें सांस लेना जरूरी है जिंदा रहने के लिए, उसी तरीके से शिक्षा का जो अधिकार है राइट टू एजुकेशन वो भी एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है, जिसको आर्टिकल 20 में मेंशन किया गया है।
फिर नेक्स्ट जो एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है वो बाल श्रम, जो कि आर्टिकल 24 में मेंशन है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उसको कारखानों में कार्य करने से या फिर उसको उस पर काम करने से रोकता है। इसको भी हम लोग एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट में देखते हैं। और जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी कि किसी भी धर्म को मानने का, उसे प्रचार करने का, उसके विकास के लिए कोई भी कदम उठाने का जो अधिकार है, उस अधिकार को भी हम लोग एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट के तौर पे देखते हैं, जिसको कि आर्टिकल 25 का ए में मेंशन किया गया है। चलिए दोस्तों, ये तो हम लोगों ने देखा इसका नेचर क्या है, किस किस कारण से रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, और कुछ जो हमारे एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स थे। अब हम देखते हैं, यह एक विवाद है कि फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो इससे रिलेटेड हमारे जो आर्टिकल्स हैं 13(1) में एक प्रोविज़न दिया गया है, और 13(1) में बताया गया है कि यदि संसद अगर कोई लॉ लेकर के आता है, लॉ की बात हो रही है यहाँ पे, कानून अमेंडमेंट की बात नहीं हो रही है, अगर कोई लॉ लेकर के आता है तो, और वह लॉ जो है हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो यह लॉ उस हद तक निरस्त माना जाएगा या नल एंड वाइड हो जाएगा जिस हद तक हमारे जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन करता है। तो आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हमारी संसद जो है एक लॉ लेकर के आता है, लॉ ए, और उसमें कुछ क्लॉज डाले हुए हैं ए, बी, सी, डी, ई, यानी कि इसमें टोटल 5 क्लॉज हैं इस लॉ के, और ये जो बी और सी क्लॉज है ये हमारे मान लेते हैं आर्टिकल 16 का उल्लंघन करता है। तो मान लीजिए ये वायलेशन जो है बी और सी कर रहा है सिर्फ, तो हम इसको निरस्त मानेंगे। ऐसा प्रोविज़न हमारा आर्टिकल 13 का 1 में देता है। अब आगे आते हैं कि जो पहला संविधान में संशोधन होता है, हम लोग देखते हैं कि जो पहला संविधान संशोधन होता है वो 1951 में, जिसके तहत 15 का 4 जोड़ा जाता है, यानी कि आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 जोड़ा जाता है, जिसमें जो हमारे जो भी समाज में जो वर्ग हैं, जो शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उसके लिए एक विशेष प्रावधान के बाद, अगर मोटे तौर पर कहें तो रिजर्वेशन की बात करता है आपका ये आर्टिकल 15 का 4, जो कि समानता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन करता है। फिर आगे देखते हैं, इसी संविधान संशोधन में आर्टिकल 31B एंड आर्टिकल 9वीं अनुसूची को शामिल किया जाता है, यानी कि ये जो है संपत्ति के अधिकार से ही जुड़ा हुआ मामला है, और ये जो अनुसूची 9 है उसको इसी संशोधन के तहत जोड़ा जाता है। क्योंकि ये जो हमारे प्रीएम्बल में 3 तरह की जो न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल, यानी कि राजनीतिक। तो आर्थिक न्याय के लिए हमारे देश में जो जमींदारी प्रथा था या जमींदारी जो प्रथा चला आ रहा था उसको ख़त्म करना जरूरी था। हम लोगों को पता है कि हमारे देश में लगभग 50% लोग, 50% जो है कृषि से संबंधित हैं, और जो जमींदार हुआ करता था उसके पास बहुत सारा ज़मीन हुआ करता था, तो उस जमींदारी प्रथा को एबोलिशन या फिर उसका जो है खात्मा करना था। इसीलिए इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, और इस 9वीं अनुसूची में जितने सारे विषय डाल दिए गए उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। इसलिए इस अमेंडमेंट में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और जिसके तहत जमींदारी प्रथा का ख़त्म करने की कोशिश की गई। उसके बाद जो हमारा फंडामेंटल राइट था मूल संविधान में, या मूल रूप से जो दिया गया था वो 7 था, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी था, उसका भी इसमें क्या देखने मिलता है, जो इसमें उल्लंघन देखने को मिलता है। अब देखिए कि इसमें कुछ जो वाद विवाद है, जब यह मामला जो आया सामने संविधान संशोधन, तो इसको जब लागू करने की कोशिश की गई तो इसमें बहुत सारे मामले पेश आने लगे। हर एक स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट कभी इसको सही मान रहे थे, क्योंकि चूँकि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, और जब एबोलिशन किया गया जमींदारी का, और जब उससे ज़मीन का इक्वेशन किया जाने लगा कि सरकार अपने हिसाब से जहाँ पे जितना ज़रूरत हो सकता था उतना ज़मीन ले सकता था, ऐसा जो है प्रावधान कर दिया गया था इस संविधान संशोधन में। और जब सरकार ने चाहा कि हम जो है किसी भी जमींदार का ज़मीन लेंगे, वहाँ पे कुछ भी करेंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक
समाज के हित के लिए ही सही, लेकिन ऐसा जब करने की कोशिश की गई तो वहाँ पर विवाद शुरू हुआ कि या तो हमारा संपत्ति जो है मेरा मौलिक अधिकार है, आप इसको कैसे छीन सकते हैं, बिना मुआवजा दिए आप कैसे ले सकते हैं। तो इस तरह के बाद हर एक हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और उस वक्त ये संशोधन भी आ जाता है। और इस दौरान होता क्या है कि इस जो संविधान का संशोधन हुआ था इसको ही चैलेंज किया जाता है। तो इस चैलेंज जो पहला देखने को मिलता है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951 का। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट मानती है कि चूँकि 13 का जो 1 में प्रोविज़न है लॉ के बारे में कहा गया है और यहाँ पे तो ये लॉ नहीं लाया गया है बल्कि यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है, तो हम इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो यह जो है संसद को यह पावर है वो संशोधन कर सकता है। फिर एक केस और आता है नेक्स्ट, जिसको हम लोग देखते हैं सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 में। इसमें भी मान लिया जाता है कि यानी कि संसद के पास इतना शक्ति है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर वही बात 13(1) का जो प्रावधान है उसमें तो लॉ की बात कही गई है, संविधान संशोधन की बात उसमें तो है नहीं, तो ये हम इसमें कुछ टांग नहीं अड़ा सकते। उसके बाद आते हैं गोलकनाथ केस, जो कि इन दोनों केस में जो जजमेंट आए थे उसको ओवररूल करता है। तो इसमें हुआ क्या था कि हेनरी एंड विलियम गोलकनाथ दो भाई थे और उनके पास लगभग 500 एकड़ ज़मीन था। तो होता क्या है कि पंजाब का जो गवर्नमेंट था वो एक जो उसका एक्ट था पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट, उसमें कुछ रिफॉर्म करके उसको 9th शेड्यूल में जोड़ दिया जाता है और यानी कि उसमें अमेंड करके वो 9th अनुसूची में जोड़ देता है। और उन जो दो भाई थे गोलकनाथ उनको कह दिया जाता है कि आपको अब 500 एकड़ ज़मीन रखने नहीं मिलेगा, आपको 40 से 50 एकड़ तक की ज़मीन रख सकते हैं आप। तो यह केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट और इस मामले को 11 जजों का बेंच सुनवाई करता है और इसमें यह बताया जाता है कि जो 13 का 1 का जो प्रोविजन है उसका उल्लंघन है। यानी कि ये कहता है कि अब जो लॉ की बात कहा गया था 13(1) में कि लॉ जो है अगर बनता है तो उसको नल एंड वाइड किया जाएगा अगर वो इनकंसिस्टेंट है, अगर किसी फंडामेंटल राइट के साथ या असंगत है। लेकिन इसमें यह मान लिया गया कि अगर आप लॉ लेकर के आते हैं तो उसको भी हम अगर संविधान संशोधन करके कोई लॉ लेकर के आते हैं उसमें अगर दोनों में अगर ये है, मतलब यूँ कह लें कि दोनों को हम लोगों ने क्या मान लिया कि यह जो है लॉ ही है। संविधान संशोधन को एक मान लिया गया कानून को और कहा गया कि सरकार को या फिर लेजिस्लेचर को इस तरह से पूरी छूट नहीं है कि वो संविधान के किसी भी भाग का यानी कि फंडामेंटल राइट्स का भी वो जो है संशोधन कर सकता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस केस में यह मान लिया जाता है कि 13(1) का उल्लंघन है और यहाँ पर इसका जजमेंट आता है कि संसद जो है फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती है, जो कि 6-5 यानी कि 6 जो वोटिंग हुआ था जो 6 जज थे वो ना के पक्ष में थे और 5 जज हाँ के पक्ष में थे। इस तरह से इन दोनों केस का जो जजमेंट था उसको ओवररूल कर दिया जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आता है कि ये जो नियम लागू होंगे वो आगामी समय या भविष्य में लागू होंगे, ना कि एक्ट बनने के बाद या संविधान या फिर जो संशोधन है उसके लागू होने के पीछे से लागू नहीं होगा। उसके बाद फिर जो है 24वां संविधान संशोधन होता है 1971 में। उसमें फिर संसद को कुछ विशेष संविधान में संशोधन कर दिया जाता है, यानी कि 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। और इसमें जो है इस अमेंडमेंट में जो है यह प्रोविजन डाला जाता है, आर्टिकल 13 का 4 ऐड किया जाता है और इसमें यह बात को बताया जाता है कि अगर संसद अमेंड करती है, संविधान का संशोधन करती है, तो इसको कानून ना माना जाए। दिस इज़ नॉट अ लॉ। चूँकि आर्टिकल जो 13 का 1 है उसमें यह मेंशन था कि अगर संसद कोई अगर लॉ दैट इज़ कानून बनाता है तो उसको निरस्त उस हद तक कर दिया जाएगा जिस हद तक कि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। तो इस संशोधन में क्या कहा गया संसद के द्वारा कि अगर संसद संशोधन करता है तो इसको कानून ना माना जाए, एक कोई नया कानून ना माना जाए। और साथ ही जो 368 का जो नेचर था उसमें थोड़ा सा बदलाव क्या किया गया कि इसमें कहा गया, इसमें यह चीज़ जोड़ दिया गया स्पेशल करके कि संसद जो है संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकता है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं 1973 का जो बहुत ही प्रसिद्ध एक वाद है केशवानंद भर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला गवर्नमेंट। तो इस केस में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, यानी कि आधारभूत ढांचा का सिद्धांत दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी यह मानती है कि संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकता है, लेकिन वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का या जो है जो संशोधन है या मूलभूत ढांचे के खिलाफ है या कह करके वो इस चीज़ को भी नल एंड वाइड कर सकता है। आगे देखते हैं हम लोग कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कैसे हो सकता है, कैसे होता है। तो फंडामेंटल राइट का जो सस्पेंशन है वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358 यानी कि 358 के अंतर्गत जो है युद्ध तथा बाह्य आक्रमण की स्थिति में, यानी कि राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में जो हमारे आर्टिकल 19 में जितने भी सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो सारे राइट्स ऑटोमेटिक स्वतः खत्म हो जाते हैं। वहीं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करने की अगर बात आती है तो आर्टिकल 359 के अंतर्गत अंडर द आर्टिकल 359 राष्ट्रपति को एक अधिसूचना जारी करना होता है, उसके द्वारा हमारे जितने सारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको निलंबित किया जा सकता है, सिवाय आर्टिकल 20 एंड 21। इन दो अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को छोड़कर बाकी सारे हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में बस इतना ही। आगे हम लोग और देखेंगे फंडामेंटल राइट्स का क्लासिफिकेशन को। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि हमारा सेशन आपको कैसा लग रहा है। ख़राब लगता है तो कोई बात नहीं। थैंक यू।